हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में हमारे बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास रहेगी, जिसमें हम आपका जो टॉपिक एक पात्रता परीक्षा में दिया गया है, मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन, ठीक है, इसको कवर कर रहे थे। तो इसमें हमारे मानव शरीर के लगभग आपको 8 तंत्र पढ़ने होते हैं, ठीक। तो इनमें से हमारे लगभग 6 तंत्र कवर हो चुके हैं, 6 या 5 तंत्र कवर हो चुके हैं। और यहाँ पर आज हम नया आपका जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र को यहाँ पर शुरू करें इससे पहले आपको बता दें, हमारे बायोलॉजी की 62 क्लासेस हो गई हैं और इनकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। इनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा डाटा आपको यहाँ पर दिया गया है और पूरा का पूरा आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस को यहाँ पर कवर करवाया गया है, ठीक है। इससे पहले जो मानव शरीर के तंत्र स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हमने मानव पाचन तंत्र को कवर किया। इसके बाद ये जो मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन है, इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें आपको पूरे मानव शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको तंत्र वाइज बांट दिया गया है, ताकि आप इनको अच्छे से कवर कर पाएँ, ठीक है। जैसे कह दिया फेफड़ा, तो फेफड़ा किस के अंतर्गत आएगा, किस तंत्र में आएगा, कहाँ पर इसका क्या कार्य होता है। हृदय किस तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा, इसके पहले मस्तिष्क कहाँ पर पढ़ा। तो ये जो भी बॉडी पार्ट्स एक जैसे मतलब जो समान कार्य करते हैं, तो उनको एक मतलब सिस्टम के रूप में उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पाचन तंत्र को कवर किया, उसके बाद हमने श्वसन तंत्र को कवर किया, श्वसन के बाद उत्सर्जन तंत्र को कवर किया, उत्सर्जन तंत्र के बाद हमने तंत्रिका तंत्र को कवर किया, और इसके बाद हमने परिसंचरण तंत्र, जिसमें आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र और आपके क्या बोलते लसिका परिसंचरण तंत्र को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 6 तंत्र हमारे लगभग कवर हो चुके थे। आज के सेशन में हम कंकाल तंत्र को स्टार्ट करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एक मनुष्य आप देख रहे हैं चलता फिरता, जिसे हम प्राणी कहेंगे, ये कैसे चल पा रहा है, इसका पीछे का इसका रीज़न क्या है, ये यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। यहाँ पर जो आपकी अस्थियाँ हैं, उपास्थियाँ हैं, ये क्या कहलाती हैं, कितने आपके अंदर अस्थियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारा जो बॉडी पार्ट्स होता है कहीं पर भी मुड़ जाता है, ठीक है, तो ये किस कारण से होता है। तो इन सब का अध्ययन जो है हम कहाँ पर करते हैं, कंकाल तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए देखते हैं कंकाल तंत्र को। तो आपसे एक बात और कहेंगे कि आपने यदि पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करते हैं। जैसे अब हम एक कंकाल तंत्र स्टार्ट करेंगे, तो जिसने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, क्योंकि जो कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र कंकाल ऊतक से बना होगा, ठीक है। अब ये कंकाल ऊतक क्या है, तो आपको हम ऊतक वाला टॉपिक जो है पूरा कवर करवा चुके हैं, जिसमें हमने आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक अच्छे से कवर करवाया है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ऊतक क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जिसमें हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था, तो पूछ लेता है कि मस्तिष्क जो है वो किस ऊतक से बना हुआ होता है। जैसे पूछ लेता रुधिर, रुधिर हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र में, तो किस ऊतक से बना हुआ है। तो ये सब जंतु ऊतक हैं। मुख्य रूप से जो जंतु ऊतक हैं वो कितने प्रकार के हमने पढ़े हुए हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। तो वही चारों प्रकार यहाँ पर आपको मानव शरीर के संरचनात्मक संगठन में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पूरे लेक्चर देखें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना बने, ठीक है। तो देखिए, कंकाल तंत्र स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा ऊतक के बारे में देख लेते हैं। ऊतक के बारे में यदि आप बेसिक से जानकारी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऊतक, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब जो समान, सबसे पहले तो हमने कोशिका पढ़ा था, ठीक है। इसका भी एक क्रम बनता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो मानव शरीर जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही उत्पन्न हो गया था, तो नहीं, ये भी कई चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई होती है, जब भी कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसके लिए एक इकाई कार्य करती, छोटी छोटी इकाइयों से ही आपका जो है बड़ा चीज़ क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम कहें कि आपका जो
कोशिका है वो मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है। फिर जब कोशिकाओं का समूह बनता है एक जैसा जो कार्य करता है वही क्या कहलाता, ऊतक कहलाएगा। फिर ऊतक से क्या बनेगा, आपका अंग बनेगा और अंग से पूरा अंग तंत्र बनता है और इन्हीं अंग तंत्रों का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाएं क्यों कहा, मतलब कोशिकाएं भी एक जो समान कार्य करती हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और उन्हीं को हम ऊतक कह देते हैं। तो जो जैसे ऊतक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो उनमें जो कुछ ऊतक जैसे कंकाल ऊतक होगा तो एक समान कार्य कर रहा है, इसीलिए इससे मिलकर क्या होगा, आपके कंकाल तंत्र का निर्माण होगा। तंत्रिका ऊतक होगा वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित सारी कार्य करेगा, तो उससे किसका निर्माण होगा, आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। तो इसी तरीके से तो समान कोशिकाओं के समूह क्या कहलाएंगे, ऊतक। और प्रत्येक जो शाखा होती है किसी न किसी शाखा के अंतर्गत आपका अध्ययन होता है। तो जैसे ऊतकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होगा, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या होगा, कवक का अध्ययन क्या होगा। तो किसी न किसी शाखा के अंतर्गत प्रत्येक चीज़ का अध्ययन होता है। तो उसी तरीके से जो ऊतक का अध्ययन है वो कहाँ किया जाएगा, तो आपके हिस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। और हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं, कहीं कहीं मेल गिली मिलेगा आपको लिखा, कहीं कहीं मेल पिंगी मिलेगा, तो एक ही बात है, आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। इनको माना जाता है। अब देखिए सबसे पहले जो ऊतक है इसका विकास किस संघ में हुआ, तो हम जंतु जगत भी पढ़ चुके हैं, वहाँ आपको सारे संघ बताए। सिलेंट्रेटा संघ क्या होता, आर्थ्रोपोडा क्या होता, एनिलिडा संघ क्या होता, किस वर्ग में कौन से प्राणी आते हैं, ये भी हमने 5 जगत वर्गीकरण में जंतु जगत को कवर किया है। तो देखिए सबसे पहले जो ऊतक होते हैं उनका विकास किस संघ में हुआ था, तो सिलेंट्रेटा संघ। और सिलेंट्रेटा में क्या पाया जाता है, आपको बताया था हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा या फिश में इनका विकास हुआ। ऊतक कितने प्रकार के, तो यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ताकि हम कंकाल तंत्र को यहाँ अच्छे से समझ पाएँ। तो जो ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक हम पढ़ चुके हैं। आपका जो रक्त है परिसंचरण तंत्र में रक्त हमने पढ़ा हुआ है, रुधिर की संरचना, ठीक है। रुधिर, तो जो रुधिर होता है वो कैसा है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ जो ऊतक हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो पहले तो 4 प्रकार याद रखिए आप, कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहला तो हो जाएगा संयोजी ऊतक, दूसरा हो जाएगा तंत्रिका ऊतक, फिर हो जाएगा पेशी ऊतक और एक होता है उपकला या एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर जो संयोजी ऊतक है इससे क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, शरीर के जो विभिन्न अंग जुड़े हुए हैं वो किस कारण से जुड़े हैं, तो वो आपके संयोजी ऊतक की वजह से ही जुड़े हुए हैं। जैसे अस्थि, रक्त और लसिका। रक्त पढ़ा है हमने, रक्त कैसा है, एक संयोजी ऊतक। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ा हमने, तो ये भी एक संयोजी ऊतक। अब आप कहेंगे कंकाल तंत्र में अस्थि पढ़ना है, तो आप तो बता रहे हैं कि जो कंकाल तंत्र है वो किससे बना है, आपके कंकाल ऊतक से। लेकिन यहाँ हमने बात करी है कि जो अंगों को जोड़ेगा, जैसे अस्थि से अस्थि जुड़ेगी, अस्थि से उपास्थि भी जुड़ेगी, उपास्थि से उपास्थि भी जुड़ेगी, तो इनको नाम दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ जो जोड़ का कार्य करेगा, जो अस्थि होगी कंकाल तंत्र में वो संयोजी ऊतक से जुड़ेगी, ना कि कंकाल ऊतक से, ठीक है। बाकी जो कंकाल तंत्र में जो पार्ट्स आएंगे वो किससे बने होंगे, कंकाल तंत्र से। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करके चलना, ठीक है। अब देखिए यहाँ नोट पॉइंट भी बता दिया आपको कि जो अस्थियाँ हैं वो तरल संयोजी ऊतक से बनी होंगी, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रकार होता है ऊतक का तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो ये हम पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क किसका बना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आप जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो मस्तिष्क होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तंत्रिका तंत्र के। और तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना है, तो तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, आपको बताया था, न्यूरॉन्स कहलाती है, ठीक है, छोटी छोटी इकाइयाँ। तो ये आप यहाँ देखिए। और ये जो मस्तिष्क है वो क्या कार्य करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट है पेशी या कंकाल ऊतक, मस्कल टिश्यू। इससे मांसपेशियाँ बनी होंगी और यह शरीर की रक्षा करता है। मतलब हमारे ऊपर जो आवरण आप देख रहे हैं ये सब का सब जो है जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, ताकि हमें डायरेक्ट हमारे अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें चोट ना लगे। तो वो किससे बने हैं, पेशी या कंकाल ऊतक से, ठीक है।
और नेक्स्ट है आपका चौथा प्रकार ऊतक का उपकला, या इसी को एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। इससे क्या बनी, हमारी त्वचा बनी है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की जो बाहरी परत है, मतलब अंदर जो अंग है, मान के चलिए आपका फेफड़ा है और फेफड़ा अंदर है तो उसकी भी बाहरी परत होगी, ठीक है। फिर उसके अंदर और परतें होंगी, तो जो आंतरिक अंग है उसकी बाहरी परत किससे बनी होगी, उपकला ऊतक से। तो ये मुख्य रूप से ऊतक के 4 प्रकार आपको इसीलिए यहाँ पर बताया ताकि आप कंकाल तंत्र को समझ सकें, ठीक है। तो याद रखना ऊतक क्या कहलाता है, कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो ऊतक होते हैं। ऊतक का अध्ययन कहाँ किया जाता है आपका, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और किस ऊतक से क्या बना होता है, ये याद रखिए, ठीक है। अब देखिए कंकाल तंत्र में स्केलेटन जो सिस्टम होता है, तो जैसे ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी है आपका, उसी तरीके से जो आपका कंकाल तंत्र है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। हम सीधे खड़े किसकी वजह से, कंकाल की वजह से, ठीक है। तो सीधा खड़ा रखता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम चलते हैं और चलते चलते गिर जाएं। कंकाल ऊतक जो है वो हमें क्या कर रहा है, स्थिरता प्रदान करता है, स्थिर बनाए रखता है। कंकाल की वजह से ही जीव जंतु आसानी से गति कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में ही ये होता है, हर एक जीवधारी जो चल फिर रहा, गति कर रहा, जिसमें जीवन है, उसमें क्या है, कंकाल है, ठीक है। तो कंकाल का मुख्य कार्य, जिस तरह से हमने पढ़ा हर तंत्र में कि कहाँ पर क्या मुख्य कार्य होता है, वैसे ही आपको यहाँ भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आसपास बहुत शादियाँ लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ मैनेज करना, ठीक है। अब देखिए कंकाल का मतलब समझ गए, हमें सीधा खड़ा रखता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है, और क्या करता है, इसकी वजह से ही जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहे हैं, जीवधारी प्रचलन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर क्या है, तो ढांचा है किसका, हड्डियों का बना हुआ। क्या है, मानव शरीर हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। क्या होता है, सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर ये जोड़ होते हैं जो ये टूट जाते, हड्डियां भी टूट जाती हैं, ठीक है। तो हड्डियों से जो हड्डियां हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हैं, और हड्डियों के ऊपर क्या होती हैं, मांसपेशियां। याद रखिए हड्डियां डायरेक्ट ऊपर नहीं होती, हड्डियां अंदर रहती हैं, उनके ऊपर क्या होती हैं, मांसपेशियां। और इन्हीं की सहायता से हम हड्डियों के जोड़ों को हिला डुला सकते हैं। किसकी सहायता से, मांसपेशियों की। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि मानव शरीर जो है वो हड्डियों का ढांचा है। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियां हैं, ठीक है। और यही मांसपेशियां जो हैं वो हमें हड्डियों को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं। हड्डियां तथा मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रही होती हैं। तो जो हड्डियां हैं, सबसे पहले आपको बता दें, हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियां, और ये मांसपेशियां हड्डियों को हिलाने डुलाने में हेल्प करती हैं। अब हड्डियों के अंदर क्या होंगे, तो हमारे अन्य जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रहेंगे। तो उन बॉडी पार्ट्स को 2 सुरक्षा के आवरण हैं उनके ऊपर। कौन कौन से, एक तो हड्डियाँ हो गई, एक मांसपेशियाँ। हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियाँ हैं। तो ये याद रखना, यहाँ से डीप में क्वेश्चन निकल करके आते, और थोड़ा सा भी यदि हम मिस्टेक करते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ हैं या अस्थियाँ हैं, तो 206 हैं, ये तो सबको पता होता है। और ये 206 कैसे आपको याद करवाना है, ये नेक्स्ट सेशन में आपको याद करवाने का तरीका बताएंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को ही क्या कहेंगे, हम कंकाल तंत्र कहेंगे। अब इतना आप समझ गए कि ये कंकाल क्या है, इसका कार्य क्या है, मानव जीवन में इसका क्या योगदान है, या जो सजीव हैं उनके जीवन में क्या योगदान है। अब देखिए कंकाल के कार्य, जैसे हमने हर एक तंत्र के कार्य पढ़े हैं। जैसे रुधिर परिसंचरण का कार्य क्या होता, परिवहन करना शरीर में रक्त का, धमनियाँ स्राएँ उसमें पढ़ें। तो यहाँ इसके कार्य क्या हैं कंकाल तंत्र के। तो सबसे पहले कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति देता है, ठीक है। जैसे हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, हर एक अंग जो है उसका एक आकार है। नाक का एक अलग शेप है आपकी, ठीक है, कान का अलग शेप है, हाथों का अलग शेप है, हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग शेप है। तो जो ये आकृति दी है, ये किसने दी है, कंकाल तंत्र ने दी है, ठीक है। इससे शरीर को क्या मिला है, सहारा मिलता है, चलने फिरने में मदद मिलती है। यदि ये ना होता कंकाल तंत्र तो चल ही फिर ही नहीं पाते, एक जगह पर बैठे रहते, ठीक। अब देखिए कशेरुकी, अब ये समझना आप, कशेरुकी क्या होते हैं, आकशेरुकी क्या होते हैं।
कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एक बात यहाँ से समझ सकते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो अकशेरुकी होंगे। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनमें लाल रक्त कण जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो उपस्थित रहेंगी तो वो क्या होंगे, कशेरुकी। जिनमें अनुपस्थित होंगी वो अकशेरुकी। तो कशेरुकी जो हैं अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी है, जैसे एग्जाम्पल दें मनुष्य का, तो वो क्या है, कशेरुकी प्राणी हैं। तो कशेरुकी का शारीरिक ढांचा किसका बना है, कंकाल का बना है, जिससे शरीर के अन्य भागों को आलम्बन मिलता है अर्थात गति करते हैं, सहारा मिलता है। कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा होती है। यह शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। और शरीर के कोमल अंगों को डबल बार हो गया यहाँ थोड़ा सा देखिए। तो शरीर के कोमल अंग का मतलब जैसे हमारा हृदय है, ठीक है, तो यदि तो शरीर के कोमल अंगों की क्या करता है, रक्षा। कोमल अंग का मतलब जैसे आपके अंदर जो शरीर के अंदर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपका हृदय हो गया, जैसे आपका जो है मस्तिष्क हो गया, ठीक है, तो ये कोमल अंग माने जाते हैं। यदि ये डायरेक्ट बाहर होते दिखाई देते तो जो बाहर चोट लगती है या बाहरी दुर्घटना तो डायरेक्ट ये तो नाश ही हो जाता है इनका, ठीक है, डायरेक्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। लेकिन उसके ऊपर भगवान ने आवरण बना के दिया है ताकि यदि थोड़ी मोड़ी चोट हो तो वो बाहरी जो अंग हैं, जो मांसपेशियां हैं आपकी, ये सहन कर जाएं, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा कौन करता है, कंकाल करता है। कंकाल के बहुत से भाग लीवर का भी कार्य करते हैं। अब ये लीवर हम आपको बता चुके हैं, यकृत, ठीक है, ये क्या होता है, तो जो भोजन होता है आमाशय से आता है, ठीक है, उसमें यकृत से आने वाला जो है पित्तरस आकर के मिलता है, तो यकृत हम आपको बता चुके हैं। तो कंकाल के भी बहुत से ऐसे भाग होंगे जो किसका कार्य करेंगे, लीवर का कार्य करेंगे, जिसके कारण प्राणियों को प्रचलन में क्या होगी, सुगमता होगी। नेक्स्ट है, कंकाल में मांसपेशियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान मौजूद होता है, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, हड्डियों के ऊपर होती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो इनमें जुड़ने के लिए क्या होता है, उपयुक्त स्थान रहता है। अब कंकाल की मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी वसा एकत्रित करने का कार्य करेगी। तो अभी आपको बताएंगे मज्जा गुहा होती क्या है, ठीक है। अब देखिए, कर्ण अस्थियां जो हैं, मतलब कान में जो अस्थियां होती हैं, ये ध्वनि कंपन जो होता है तो आंतरिक कर्ण तक पहुंचाती हैं। हमारा जो कान होता है उसमें भी कान में जो अस्थियां देखने को मिलेंगी 3 प्रकार की, एक अंदर होंगी, एक मध्य में होंगी, एक सबसे बाहर होगी। तो यहाँ पर जो बाह्य कर्ण की जो अस्थियां होती हैं, ये कंपनों को क्या करती हैं, आंतरिक कर्ण तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का बना होता है। जो जीवित है वो किसका बना है, आरबीसी का बना है। अब कंकाल में कैल्शियम और फास्फोरस संचित रहता है। क्या रहता है, कैल्शियम और फास्फोरस लवण होते हैं, खनिज भी कह सकते हैं। ये संचित रहते हैं कहाँ, कंकाल तंत्र में, और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर ये शरीर को उपलब्ध हो जाते हैं। तो कंकाल में मुख्य रूप से याद रखना है आपको कि कंकाल का कार्य क्या है और ये हमें क्या सहायता करता है। अब कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य कंकाल होगा और एक होगा आंतरिक कंकाल। तो ये हमें देखना है, और कुछ इसके अपवाद भी रहेंगे, पूछ लेगा बताइए कौन सा एक प्राणी है जिसमें बाह्य और आपके आंतरिक कंकाल दोनों उपस्थित होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कंकाल के प्रकार कितने हैं, 2 हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन जो होता है शरीर के बाहर होगा, ठीक है। अब कुछ प्राणियों के एग्जाम्पल देंगे ताकि आप स्पष्ट समझ पाएँ कि किस तरीके से बाह्य कंकाल होगा। तो बाह्य मतलब बाहर स्थित तथा अत्यधिक कठोर रहता है। कैसा, कठोर होगा। जब बाहर स्थित है तो कठोर इसीलिए होता है ताकि कोई चोट इसको आसानी से ना लग पाए, इसीलिए कठोर माना जाता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और मृत टाइप का होता है। जैसे आपने कछुआ देखा होगा, ठीक है, तो उसमें 2 प्रकार के कंकाल होंगे। अभी आप देखिए यहाँ मत्स्य जो हैं, मछलियाँ जो होती हैं उनमें जो शल्क होते हैं जिन्हें हम पंख बोल देते हैं, वो मत्स्य शल्क, कछुए का ऊपरी जो कवच है वह क्या होता है, वाह कंकाल होता है, बहुत कठोर रहता है। पक्षियों में पिच्छ जो होते हैं, स्तनधारियों में जो बाल होते हैं, हमारे शरीर पर जो बाल हैं, ठीक है, वाह कंकाल होते हैं। ये इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी और गर्मी से सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज़ से सुरक्षा तो दे रहे हैं, जैसे सर्दी और गर्मी होती है तो जो मनुष्य है या जो स्तनधारी हैं उनमें बाल सुरक्षा देंगे उनको, जो पक्षी हैं उनके पिच्छ सुरक्षा देंगे उनको, कछुए का ऊपरी कवच उसको सुरक्षित रखेगा, ठीक है।
अब इसके उदाहरण देखिए आप, बाह्य कंकाल के। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सा बाह्य कंकाल के अंतर्गत नहीं आता, तो केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, घोंगा, चींटी, टिड्डा, मधुमक्खी, बिच्छू, सिप, शंख, कीट, ये सब के सब इनमें कैसा कंकाल पाया जाएगा, बाह्य कंकाल। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं घोंगा है, तो घोंगा के ऊपर क्या है आपका, बाह्य कंकाल है। क्या है, घोंगा के ऊपर बाह्य कंकाल है। तिलचट्टा, मकड़ी, ये शंख देख रहे हैं, बिच्छू देख रहे हैं, इसका ऊपरी आवरण बहुत ही कठोर होता है और यही बाह्य कंकाल होता है, इसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को सुरक्षा देता है। ठीक है, तो ये आप देख लिया, यहाँ पर टिड्डा हो गया। अब नोट देखिए, एक यहाँ पर जो कछुआ होता है वो आपका, उसमें दोनों कंकाल होते हैं, बाह्य भी होगा और आंतरिक भी होगा। तो ये आप यहाँ याद रखना, इसके हाथ पांव और जो सिर रहेगा उसमें तो आंतरिक कंकाल होगा। मतलब जो सिर होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है या कोई इसको मतलब प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई देती है तो ये सिर अपना अंदर कर लेता है और हम पहचान ही नहीं पाते कि ये क्या है। ठीक है, आंतरिक कंकाल शेष शरीर जो है वो बाह्य कंकाल का बना होगा। तो बता दिया कछुए का कौन कौन सा, जैसे हाथ हो गया, पाँव और सिर किसका बना है, तो आंतरिक कंकाल का। बाकी का जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे पीठ हो गया इसका, ठीक है, पेट हो गया, इसमें बाह्य कंकाल होगा। अंतः कंकाल देखिए क्या होता है, एंडोस्केलेटन, मतलब शरीर के अंदर पाया जाएगा। नाम से ये स्पष्ट है, अंदर तो आंतरिक, बाहर तो बाह्य कंकाल। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहेंगे। अंतः कंकाल सभी कशेरुकी प्राणियों, कशेरुकी का मतलब है जिसमें आरबीसी उपस्थित हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित है, उनमें होगा। कशेरुकियों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है और यह मांसपेशियों से ढका रहता है। ठीक है, जैसे मानव हो गया, इसमें कौन सा कंकाल है, तो इसमें आपका बाह्य कंकाल है। भले ही ये इतना मतलब जब पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और जब ये टॉपिक हम पढ़ते ही नहीं और यदि डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि जो मानव का कंकाल है वो किसका उदाहरण है, बाह्य कंकाल का है, आंतरिक कंकाल का है, या बाह्य आंतरिक दोनों कंकाल का है, तो यही क्वेश्चन बहुत टफ लगता है जब हम टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ करके पढ़िए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और यहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा। क्योंकि आप सोचिए, जब वर्ग 3 की जो मेरिट लिस्ट आई हुई थी उसमें एक नंबर पर करीबन 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे थे, फिर पॉइंट से जो है इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा आप समझ करके चीज़ों को गेन करिए। तो देखिए, मानव, बकरी, मतलब जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनमें कैसा कंकाल होगा, आंतरिक कंकाल। अब जो संरचनात्मक दृष्टि से जो अंतः कंकाल है आपका, या जो आंतरिक कंकाल है, ये दो भागों से बना होगा। एक तो उपास्थि और एक होगा आपका अस्थि। उपास्थि यानी कार्टिलेज और अस्थि अर्थात बोन। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम पढ़ेंगे अस्थि उपास्थि, तो सभी संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं सबकी बात करेंगे, ना केवल मनुष्य की। फिर मनुष्य का जो कंकाल तंत्र रहेगा उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंकाल में आपको सबके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ जो आपका अंतः कंकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो आपका उपास्थि कार्टिलेज और एक अस्थि। तो यहीं जब हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे इसी के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि अस्थि से अस्थि जहाँ जुड़ी होती है उसको क्या कहेंगे, अस्थि से उपास्थि जहाँ जुड़ी उसे क्या कहेंगे, उपास्थि से अस्थि जुड़ी है वो क्या कहलाएगी, ये चीज़ें देखनी है। तो अभी देखिए उपास्थि होती क्या है। उपास्थि कैसी होती है, मुलायम होती है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ये मुख्य अंतर रहता है किसका, अस्थि उपास्थि का, कि जो उपास्थि है उसमें केवल क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। जबकि आगे पढ़ेंगे जो अस्थि रहेगी उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों उपस्थित रहेंगे और कुछ मैग्नीशियम के लवण भी होंगे। अब देखिए जो उपास्थि होती है, तो जो हमारी नाक है, कान है तथा सभी बड़ी बड़ी जो हड्डियों के शीर्ष भाग हैं, मतलब जो बॉडी से बाहर निकले दिखाई पड़ते हैं, वो सब उनमें क्या होता है, वो आपकी उपास्थि होती है, कोमल मुलायम होती है। ठीक है, अब अस्थि देखिए मौन, तो अस्थि एक ठोस होती है, कठोर होती है और मजबूत संयोजी ऊतक है। अभी हमने ऊतक पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि जो संयोजी ऊतक है उसमें आपकी अस्थियाँ आ जाएंगी और इसके अलावा रक्त और लसिका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी अस्थि है वो क्या है, एक संयोजी ऊतक है।
जो तंतुओं और मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? कैल्शियम मैग्नीशियम के इसमें लवण होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां कठोर होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्थियों में कठोरता का कारण क्या है। एक तो ये याद रखना कि अस्थि जो है वो कठोर है, जबकि उपास्थि कैसी होती है? मुलायम होती है। दूसरा क्वेश्चन, अस्थियों के कठोर होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम की लवण की उपस्थिति है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर, अब जो अस्थि होती, हमने अभी तक जितने भी बॉडी पार्ट्स पढ़े या जितने भी तंत्र का अध्ययन किया, तो प्रत्येक जो बॉडी का अंग है आपका, वो किसी ना किसी एक सुरक्षा परत के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अस्थि है आपकी, वो भी क्या है? इसके चारों ओर एक तंतुमयी संयोजी ऊतक से निर्मित दोहरा आवरण इसके ऊपर होता है, जिसे परिअस्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिअस्थिक कहते हैं। और इसी परिस्थिक के द्वारा जो लिगामेंट हैं, जो टेंडन्स हैं तथा दूसरी मांसपेशियां जो हैं वो जुड़ी होती हैं। तो ये जोड़ आगे पढ़ेंगे कि किससे किसके जोड़ को क्या कहेंगे। ठीक है, अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या होगा, उपास्थि से अस्थि का जोड़ क्या होगा। अभी बस याद रखना कि जो अस्थियां हैं वो कहाँ, दोहरे आवरण के अंदर तंतुमय संयोजी ऊतक से जो बना उसके अंदर सुरक्षित हैं, और उसे क्या नाम दिया है यहाँ? परिअस्थिक। और इन्हीं परिअस्थिक के द्वारा जो लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं और एक दूसरी मांसपेशियां जुड़ी हैं। अब देखिए, मोटी और लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है। अब जो अस्थियां हैं उनमें कुछ तो छोटी होंगी, कुछ बड़ी लंबी होंगी। तो जो मोटी होंगी, जो लंबी होगी अस्थियां, उनमें एक प्रकार की खोखली गुहा, इसी को हम क्या कहेंगे? मज्जा गुहा कहेंगे, मैरो कैविटी कहेंगे। मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। क्या पाया जाएगा इसमें? एक तरल पदार्थ भरा होगा, उसे क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ये बार बार आपको शब्द सुनने पड़ेंगे कंकाल तंत्र में, तो याद रखना। मज्जा गुहा क्या है? तो जो अस्थियां होती हैं, जिनमें जो मोटी और लंबी अस्थियां होती हैं, वो क्या होती हैं? उनमें मज्जा गुहा होती है। और मज्जा गुहा में एक तरल पदार्थ होता है जो क्या कहलाता? अस्थि मज्जा। अब जो अस्थि मज्जा है वो मध्य में कैसी होगी? पीली होगी, और सिरों पर लाल होती है। इन्हें क्रमशः पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा कहेंगे। अब जब आप सेल्स पढ़ेंगे, जो कणिकाएं होती, लाल रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा मध्य में कैसी है? पीली है। और जो पीली है उससे किसका निर्माण होगा? श्वेत रक्त कणों का, WBC का, वाइट ब्लड सेल्स का। जबकि जो लाल है सिरों पर, उससे किसका निर्माण होगा? तो लाल रुधिर कणों का, RBC का, रेड ब्लड सेल्स का। तो याद रखना। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में होती है। लाल अस्थि मज्जा किसमें होगी? केवल स्तनधारियों में। ठीक है, तो ये अस्थि और उपास्थि हो गई। याद रखना, अस्थियां जो होती हैं वो कठोर होती हैं, संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। और इसमें जो लंबी अस्थियां होती, मोटी होती हैं, उनमें मज्जा गुहा होती। मज्जा गुहा में तरल पदार्थ होता है जो अस्थि मज्जा कहलाता है। अस्थि मज्जा जो है मध्य में पीली होती है, और पीली अस्थि मज्जा से आपकी WBC का निर्माण होता है। और जो सिरों पर लाल होती है, उससे लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। और जो आपकी उपास्थियाँ होती हैं वो मुलायम होती हैं, जैसे शरीर में जो निकले हुए बॉडी पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे आपकी नाक हो गई। ठीक है, तो क्या होते हैं? आपके उपास्थि कहलाते हैं। अब जो अस्थियाँ हैं, अस्थियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो काला जात अस्थि और एक उपास्थि जात अस्थि। तो कला जात अस्थि जो होती है, इन्वेस्टिंग बोन, यह अस्थि त्वचा के नीचे होती है, संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। तो संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित जो त्वचा के नीचे अस्थि है, उसे क्या कहेंगे? कलाजात अस्थि। इसे मेम्ब्रेन अस्थि भी कहते। क्यों कहते? क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? संयोजी ऊतक से बनी झिल्ली के अंदर, इसीलिए इसे मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं। और खोपड़ी की जो सभी चपटी अस्थियाँ हैं वो किसका उदाहरण है? तो कलाजात अस्थि से ही बनी हुई हैं। मतलब जो हमारा मस्तिष्क है, जो खोपड़ी है, इसके अंदर जितनी भी अस्थियाँ होंगी वो किस अस्थि से बनी है? कलाजात अस्थि, इन्वेस्टिंग अस्थि। इसी को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बोन। नेक्स्ट है उपास्थि जात अस्थि। कार्टिलेज बोन जो होती, मतलब ये उपास्थि जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन होती क्या है? एक अस्थि होती है, इसीलिए इसे उपास्थि के समान अस्थि नाम दे दिया। ये अस्थियाँ सदैव भ्रूण की उपास्थि जो होती है उसको नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती हैं। मतलब भ्रूण अवस्था में जो आपकी क्या होती हैं? अस्थियाँ जो होती हैं, उनको जब वो विकास करता है एक भ्रूण, मतलब
छोटा सा बालक जब विकास करता है तो जो भ्रूण में आपकी उपास्थि होती है उसको नष्ट कर देती हैं और उपास्थि के स्थान पर उपास्थि के जैसे ही अस्थि बना लेती हैं, इसीलिए से उपास्थिजात अस्थि कहते हैं। इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भ्रूण अवस्था में तो ये उपास्थि थी, लेकिन फिर जब भ्रूण विकसित हुआ तो उसी उपास्थि के स्थान पर ये अस्थि का रूप ले लेती हैं, इसीलिए इसे रिप्लेसिंग बोन कहा जाता है। जैसे हमारा जो कशेरुक दंड है या पैरों की जो अस्थियां हैं वो उपास्थिजात अस्थि कहलाती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम मानव कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 206 हड्डियों के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर ज़रूर करें। यदि कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।